गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं? चलिए, तो आज फिर मैं परमाणु एवं अणु लेसन का सेकेंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है। परमाणु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि परमाणु सबसे छोटा कण है, पार्ट है पदार्थ का। फिर हम लोगों ने जाना कि परमाणु आपस में संयोग करते हैं कैसे हैं। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक संयोग के नियम, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा, फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा, और फिर इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने किया। तो यहां तक था हम लोगों का पार्ट वन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। यहां पे उसके आकार की चर्चा करेंगे कि कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, फिर उसके प्रतीक क्या होते हैं, मतलब उन परमाणुओं के प्रतीक क्या होती है। एक तो आधुनिक प्रतीक की बात करेंगे, फिर मतलब उसे किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, वो प्रतीक होता है। फिर परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे, फिर अणु क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर आयन क्या होता है। खास बात तो ये है कि पहले इन तीनों में आपको अंतर आना चाहिए, परमाणु, अणु एवं आयन। बता पाएंगे क्या आप? नहीं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम इस लेसन में पढ़ेंगे। किसी तत्व, यौगिक या अणु का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं वो इसमें सीखेंगे। और इतना करते करते हमको लग रहा है कि ये वीडियो 1 घंटे से अधिक की हो जाएगी। तो इसके बाद जो बचेगा आणविक द्रव्यमान एवं मोल संरचना, इसे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे जो पार्ट 2 के टॉपिक्स हैं। और पार्ट 3 में आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ये थोड़ा सा अलग तरह का टॉपिक है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, हर क्लास में पढ़नी पड़ेगी, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं चाह रहा था कि इसे आप ठीक से पढ़ें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लेसन 3 परमाणु और अणु का टॉपिक 3.2 परमाणु क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, यानी सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं और इसलिए परमाणु सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। अब एक टॉपिक आ रहा है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु तो बहुत छोटे होते हैं। अब कितने छोटे होते हैं तो उनकी आप त्रिज्या देखोगे तो 10⁹ मीटर की रेंज का है। यहाँ पे कुछ डाटा है, उसे आप अब विभिन्न प्रकार की परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, जल का अणु होता है 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन का अणु होता है 10⁻⁸। और इस तरह से ये कुछ डाटा है, उसे आप याद कर लेंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? प्रतीक मतलब जिन संकेतों के द्वारा उन्हें हम दर्शाते हैं। अब इसके बारे में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ प्रतीक दिखाई देंगे। ये इसके बारे में आप बस समझिए कि
डाल्टन ने इसे सुझाए थे। आजकल ये प्रचलन में नहीं है। और अब उन्हें हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और या तो वो संकेत तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, जिसमें पहला अक्षर सदैव बड़ा होता है और दूसरा अक्षर छोटा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संकेत H लिखा गया क्योंकि S से हाइड्रोजन लिखा गया है। एल्यूमिनियम में दो लेटर का प्रयोग किया गया है, Al, जिसमें A कैपिटल है और L स्मॉल है। Al नहीं लिख सकते, ये L गलत है। और इसी तरीके से कोबाल्ट को लिखने के लिए हम दो लेटर का प्रयोग किए हैं, एक कैपिटल C और एक O। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर एक लेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कैपिटल का प्रयोग करेंगे, अगर दो लेटर का प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसा कब करते हैं? ऐसा तब हम करते हैं जब एक ही लेटर से एक से अधिक तत्वों के नाम शुरू होते हैं। तो पता चलता है कि कार्बन भी C से शुरू हो रहा है, कोबाल्ट भी C से शुरू हो रहा है, क्रोमियम भी C से शुरू हो रहा है। तो कैसे भेद करेंगे? अगर सिर्फ एक ही लेटर से लिखेंगे तब तो C लिखना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कार्बन के लिए अगर C लिख देते हैं तो कोबाल्ट के लिए CO लिखते हैं। तो जब CO लिखेंगे तो जो दूसरा लेटर है O वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चल। अब यहाँ पे आपके कुछ तत्वों के प्रतीक लिखे गए हैं, इन्हें आप याद करेंगे। जैसे एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar और बोरान, बेरियम, ये सब आप याद करेंगे। ये आपकी बुक में, इसे आप देखेंगे और याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे आप याद करेंगे। मैं काम की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा और वहीं पे समय ज़्यादा दूंगा। अभी आप इसको सिर्फ याद करेंगे। तो ये आपने सीख लिया कि तत्वों की प्रतीक क्या होते हैं। अब एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो डाल्टन की जो परमाणु सिद्धांत की संकल्पना थी उसमें परमाणु द्रव्यमान बहुत महत्वपूर्ण थी, विशिष्ट थी। क्योंकि जब ये पता चल गया कि ये परमाणु है, जब ये पता चल गया उसका ये संकेत है, तो फिर बारी आई कि उसको हम कैसे वजन करें, कैसे मापें। तो उसके लिए परमाणु द्रव्यमान कल्पना की गई। परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को मानक के रूप में लिया। कार्बन 12 क्या है? कार्बन तो कार्बन होता है और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो वो हो गया कार्बन 12। समस्थानिक के बारे में आपको बताया गया होगा कि कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, ये उसके समस्थानिक हैं। तो हम 14 को नहीं ले रहे हैं, हम 12 को ले रहे हैं। तो इस तरह से जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको इकाई के रूप में क्या फिक्स करते हैं? तो मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में हम कार्बन 12 का 1/12वां भाग लेते हैं। कार्बन 12 का 1/12वां भाग लेते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, उसका जो भी द्रव्यमान होता है उसका हमने 1/12 कर दिया, तो एक इकाई हमको बन गई। और उस इकाई के हिसाब से हमने क्या किया कि सारे को मापा। तो यहाँ पे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं।
उसे आप याद करेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35 और 5 और कैल्शियम का 40 है। ये याद करना है। अब देख रहे हैं इसका कोई मात्रक नहीं है, यू लिखा हुआ है और ये चूंकि अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं, ये याद करना। इसे जरूर आप इस सारणी को याद कर लेंगे उसी तरीके से जैसे परमाणु संख्या वाला आपने याद किया था। ठीक, चलिए अब प्रश्न ये है कि 3.2.3 की परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि परमाणु सबसे छोटा हिस्सा तो है पदार्थ का, द्रव्य का, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। यह सिर्फ अभिक्रियाओं में भाग लेने के लिए होता है और स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए यह अणु का रूप पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? अणु का रूप पकड़ लेता है। यह अणु का रूप पकड़ता है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर यह परमाणु है तो यह परमाणु की अवस्था में रासायनिक अभिक्रियाओं में रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में इसको क्या करना होगा? इस परमाणु को अणु में बदलना पड़ेगा, अणु में बदलना पड़ेगा, अणु में बदलना पड़ेगा। और अणु में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? या तो ये अकेले अणु में बदल जाएगा या जरूरत पड़ेगी तो यह एक से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ करके और तब यह अणु बनाएगा। तो इस तरह से किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उनसे जब अणु बनता है तो या तो उस अणु में एक ही परमाणु होते हैं या उसमें एक से अधिक परमाणु हो सकते हैं। यह निर्भर करता है उसकी संयोजकता कितनी है। किस पे निर्भर करता है? उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से परमाणु जो होता है, अणु जो होता है वह परमाणुओं का पुंज होता है। परमाणुओं की वो संख्या होती है जो आपस में मिल करके अस्थायी संरचना बनाती है जिस अवस्था में वह रह सके। अब यहाँ पे तत्वों की परमाणुकता दी गई है। तत्वों की परमाणुकता से क्या तात्पर्य है? ये चीज तत्वों की परमाणुकता से तात्पर्य है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ये आर्गन है, ये अणु है, इसमें एक परमाणु होगा। हीलियम है, ये एक परमाणु होगा। ये जानते हैं आप, ये तो अक्रिय गैसें है तो ये तो अकेले ही रहती हैं। इसमें ऑक्सीजन है द्विपरमाणु है, हाइड्रोजन है द्विपरमाणु है। इसके एक अणु में 2 परमाणु होंगे, हाइड्रोजन में 1 परमाणु। तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं? H2 लिखते हैं। इसे H कभी नहीं लिखते हैं। H लिखने का मतलब परमाणु हो गया, लेकिन H को हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं लिख सकते, रासायनिक अभिक्रियाओं में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर रासायनिक समीकरण लिखना है तो हम H नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना पड़ेगा? H2 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन को भी द्विपरमाणु है तो N2 लिखना पड़ेगा। क्लोरीन भी द्विपरमाणु है तो इसे Cl2 लिखना पड़ेगा। और इस तरह से हम इसे जितने परमाणु होते हैं उतने लिखते हैं। तो ये चार्ट यहाँ भी है, इसको आप याद करेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये चार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो ये चार्ट आप याद करेंगे। अब यौगिकों के अणु की बात करते हैं। यौगिकों के अणु, अब यौगिक बनते हैं, ये तो आप जानते ही हो कि यौगिक बनते हैं। यौगिक कैसे बनते हैं? तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं और एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। तो तत्वों के अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर के यौगिक बनाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो इसे हम थोड़ा सा देखें किताब में आगे क्या लिख रहे हैं ये। तो कुछ यौगिकों के अणु हैं, जैसे जल है,
जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाता है H2O बनाता है, 1:8 के अनुपात में मिलते हैं। अमोनिया है NH3 होता है, तो ये 14:3 के अनुपात में मिलकर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 होता है, तो कार्बन का क्षय हो जाता है और O2 16 दूनी ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, द्रव्यमान के हिसाब से। तो ये 6 दूनी 12 हो गया ना, कार्बन का तो 12 हो गया। फिर तो कार्बन का हो गया 12 और 12:32, तो यही हो जाता है 3:8। तो इस अनुपात में ये मिलते हैं। इसमें आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे आप हमसे। फिर आगे यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, सरलतम अनुपात, वो कैसे निकालते हैं वो आप जानते हो। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे, आयन क्या होता है, आयन क्या होता है। तो आप जानते हो आयन क्या होता है। एक्चुअली जो यौगिक बनते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, जनरली 2 तरह के होते हैं। होते तो 3 तरह के हैं, 4 तरह के हैं, लेकिन आपको सिर्फ होते तो 3 तरह के हैं, लेकिन आपको 3 तरह के नहीं 2 तरह की बताया जा रहे हैं। जैसे अगर कोई यौगिक बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, तो बनेगा A और B के मिलने से यौगिक बन रहा है, तो यह बन गया AB यौगिक है। चलो, अब इस AB यौगिक के बनने में इस A और B के 2 प्रॉपर्टी हो सकते हैं। या तो ये आयन के रूप में उपस्थित हो, ये दोनों, यानी आयनिक बंध से जुड़े हो, ये कोई प्लस हो और कोई माइनस हो, और फिर ये मिलकर के AB बना रहे हो। और या तो ये A और B सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ करके AB बना रहे हो। तो अब ये जो दोनों है ना, एक सहसंयोजी है, एक विद्युत संयोजी है। तो सहसंयोजी और विद्युत संयोजी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, इस पे लेक्चर एक बड़ा देना पड़ेगा जब संयोजकता पढ़ेंगे। तो फिलहाल यही जानो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जब पानी में घोला जाता है तो वो आयनों में टूट जाते हैं, एक प्लस बन जाता है, एक माइनस बन जाता है, तो ये आयन होते हैं। तो जो आयन होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ये परमाणुओं के आयन होते हैं या तत्वों के आयन होते हैं, परमाणु के रूप में आयन होते हैं। जैसे एक A है, ये आयन है, प्लस होगा चाहे माइनस होगा, प्लस होगा तो धनायन कहलाएगा, माइनस होगा तो ऋणायन कहलाएगा। और एक आयन होता है कि ग्रुप ऑफ एटम है, वो ग्रुप ऑफ एटम है, वो क्या होता है आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो ये जो चार्ट है ना, ये आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, इसे तो आप एकदम समझ ही लीजिए, नहीं समझेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पे ये भी आयन है, सबके ऊपर चार्ज देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये सोडियम के ऊपर Na+, तो सोडियम तो परमाणु है सोडियम का, तो इसके ऊपर एक धन चार्ज है। पोटेशियम ये धन चार्ज है, किसी पे एक चार्ज है, यहाँ तक एक चार्ज है, इससे नीचे 2 चार्ज है यहाँ तक। फिर यहाँ देख रहे हैं 3 धन चार्ज है। फिर यहाँ पे देख रहे हो कि हाइड्रोजन पे एक धन चार्ज है, एक हाइड्रोजन पे ऋण चार्ज है, यहाँ पे ऋण चार्ज है, यहाँ पे 2 ऋण चार्ज है, यहाँ तक 1 ऋण चार्ज है। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे 3 ऋण चार्ज है। तो ये देख रहे हो कि तत्वों के परमाणुओं पर धन चार्ज हो सकता है जिसे धनायन कहेंगे, ऋण चार्ज हो सकता है जो ऋणायन कहे जाएंगे। क्यों होता है इस पर थोड़ा चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मान लो कि ये होता है, और अगर इसी में अभी सब कुछ करने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसको इतना ही समझे। अभी फिर बहुपरमाणु का आयन भी होते हैं, जैसे अभी तो इसमें एक ही परमाणु, जैसे सोडियम ही है, पोटेशियम ही अकेला अकेला। यहाँ पे आप देख रहे हो कि NH4 के ऊपर प्लस चार्ज है,
तो ये इसमें तो एक से अधिक परमाणु हो गया ना, N अलग हो गया, H अलग होगा, और फिर ये आपस में मिलकर के NH4 बनाए, और फिर भी इनके ऊपर चार्ज रह ही गया, फिर भी इनके ऊपर चार्ज रह ही गया, तो ये बहुपरमाणु अणु कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? बहुपरमाणु अणु कहलाते हैं। लेकिन यह एक परमाणु की तरह ही व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? परमाणु की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि परमाणुओं के समूह के ऊपर भी चार्जेज हो सकते हैं, आयन हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी आयन के रूप में हो सकता है, और अकेला परमाणु भी आयन के रूप में हो सकता है। समझे क्या? एक अकेला परमाणु भी आयन के रूप में हो सकता है, और परमाणुओं का समूह भी आयन के रूप में हो सकता है। ये आप मान के चलो। अगर परमाणुओं का समूह है तो वो परमाणु का आयन है, और अगर अकेला है तो अकेला आयन है। चलो ठीक। अब अगर ऐसा है और आपको पता चल गया कि आयन है, आयन के ऊपर चार्ज है, संयोजकता आपको पता चल गई, तो सरल यौगिकों के सूत्र लिखना जान सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब सरल यौगिकों का सूत्र कैसे आप लिखेंगे? तो ये इसका तरीका लिखा है यहाँ पे कि पहले आप क्या करोगे कि तत्व लिखोगे, तत्वों के प्रतीक लिखोगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्रिया होकर के क्या बनेगा, क्या इसका सूत्र बनेगा, तो उसके पहले तो हाइड्रोजन लिखोगे, फिर क्लोरीन लिखोगे, और फिर इसके नीचे उसकी संयोजकता लिखोगे। संयोजकता क्या होती है? जो जितने इलेक्ट्रॉनों से वो संयोग करता है, यानी जितना उसके पास कमी होती है या जितना उसके पास अधिकता रहती है बाहरी कक्षा में। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, अगर परमाणु संरचना पढ़े हो तो बाहरी कक्षा में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनसे वो संयोग करके अपने अणुओं को बनाता है या यौगिकों को बनाता है। तो यहाँ पे HCl है, H है, Cl है, ये HCl H लिखा, Cl लिखा, इसके नीचे उनकी संयोजकता लिखी और तिर्यक गुणा कर दिया, ये तिर्यक गुणा कर दिया, ये तिर्यक गुणा कर दिया। तो H के नीचे 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा H1Cl1। लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं है, 1:1 है, तो इसलिए जब 1 रहता है तो कुछ नहीं लिखते हैं, HCl लिख देते हैं। तो ये HCl परमाणु हो गया, HCl अणु का सूत्र हो गया। इसी तरीके से H और S है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, सल्फर की संयोजकता 2 है, और तिर्यक गुणा करेंगे तो बनेगा H2S, ये यहाँ ये बन गया। तो इस तरह से हम लिखते हैं सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखते हैं। और अब आगे देखोगे कि इसी तरीके से आप यहाँ भी देख पाओगे Al2O3, एल्यूमिनियम का 2, एल्यूमिनियम का 3 है, एल्यूमिनियम का 3 संयोजकता है, उसके नीचे लिखा है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, उसके नीचे लिखा है, तो Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तो Ca की संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो CaO बनाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे रासायनिक सूत्र बनते हैं, बहुपरमाणु आयनों के यौगिक कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि NO3 है, NO3 वहाँ भी आप देखे थे आयन के रूप में, बहुपरमाणु आयन के रूप में। तो Na3 है, इसकी संयोजकता 1 है, -1 है, Na की संयोजकता 1 है, +1 है। तो ये आपस में कैसे क्रिया करके यौगिक बनाएंगे। तो हाँ, जैसे आपको बताए थे हम कि बहुपरमाणु अणु भी परमाणु की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि इसमें NO3 है, इसमें अगर जितना चार्ज है वही उसकी संयोजकता है। तो एक चार्ज है इसके ऊपर, एक चार्ज है, तो ये इसकी संयोजकता है। तो ये NaNO3 मिलकर के बनाएंगे और CaOH ट्वाइस बनाएंगे, CaOH ट्वाइस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि Ca एक परमाणु का आयन है और OH Ca 2 परमाणु, 2 धनायन का करैक्टर रखता है और हाइड्रोजन 1 ऋणायन का करैक्टर रखता है। और इस तरीके से ये दोनों मिलकर के CaOH ट्वाइस बनाते हैं, CaOH